एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। सपोज हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं, 92 टू 35। अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल न्यूक्लियस है और अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो ये अपने आप से अनस्टेबल न्यूक्लियस है और ये अपने अंदर से निकालता है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अल्फा का सिंबल, अल्फा क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है, किसके आइडेंटिकल है, हीलियम न्यूक्लियस के। तो अल्फा का सिंबल है 2He4 जो हीलियम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। बीटा है, बीटा कुछ भी नहीं है, बीटा एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में से निकला हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज -1 है और मास 0 है, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बीटा -0, बीटा -0। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और गामा है तो गामा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ना इसका एटॉमिक नंबर है ना इसका मास नंबर है, तो 0 0। प्योरली ये एक फोटोन है, हाई एनर्जी फोटोन, हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन। हाँ, ऐसा है। न्यूट्रॉन है। हाँ, बीटा पार्टिकल का एमिशन कैसा है, बीटा पार्टिकल का एमिशन तब है जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जो कि बीटा पार्टिकल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल है। तो क्या बचा हुआ जो हाइड्रोजन वो है, प्रोटॉन, क्या इसका मास कम नहीं होगा? बिल्कुल कम हो जाएगा, बेशक कम हो जाएगा। लेकिन उसकी जो कमी है ना वो बहुत बहुत कम होती है। आप आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास, अगर प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास अगर आप कंपेयर करें, तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1886 है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ पूरा, लेकिन ऐसी कुछ है मास ऑफ प्रोटॉन। इतना कम होता है मास इलेक्ट्रॉन का। यानी कि एक न्यूट्रॉन के मास में से अगर आप इलेक्ट्रॉन ढूंढ निकालने लगो तो 1886 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल भी जाता तो कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब हम एटॉमिक मास यूनिट में पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ एटम, तो सर्टेनली मास ऑफ एटम कम हो जाना है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी मतलब बीटा पार्टिकल निकलने के बाद भी मास कम होता है, और अल्फा पार्टिकल निकलने पर तो काफी सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है मास में, क्योंकि यहाँ 4 न्यूक्लियॉन्स निकल करके चले जाते हैं। लेकिन बीटा पार्टिकल के निकलने पर मास में बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, लेकिन इतना ही बात जरूर है, सर्टेन है कि मास डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है और अपने अंदर से स्पॉन्टेनियसली एमिट कर रहा है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। क्यों क्यों कर रहा है? ताकि ये अनस्टेबल से स्टेबिलिटी गेन करने लगे, स्टेबल हो जाएगी। जब तक अनस्टेबल है तब तक निकालता ही रहेगा अपने अंदर से रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन है ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप चलने वाला है ये, किसी की कोई जोर जबरदस्ती इसके ऊपर नहीं चलेगी। अगर आप चाहें कि यूरेनियम न्यूक्लियस से मैं केवल अल्फा पार्टिकल ही निकलवा लूं, बीटा पार्टिकल की मुझे कोई जरूरत नहीं, तो आपका ये जोर बिल्कुल नहीं चलेगा न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम पर। आप चाहें कि मैं तो अल्फा बीटा ना निकलवाऊं, मैं तो केवल गामा गामा निकलवा लूं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी इस न्यूक्लियस के साथ में। इसे अल्फा बीटा गामा निकालना है, कब कौन सा पार्टिकल निकालना है ये भी मेरी मर्जी। ये कहता मेरी मर्जी, मैं चाहे अल्फा पार्टिकल निकालू, अल्फा पार्टिकल के बाद एक और अल्फा पार्टिकल निकाल दू, अल्फा पार्टिकल के बाद एक और अल्फा पार्टिकल निकाल दू, बीटा पार्टिकल ना निकालू। हो सकता है 2 बीटा पार्टिकल एक साथ निकाल दूं, लेकिन इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। कब बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है, अपने आप ही होगा, हम इसमें कोई भी चेंज, कोई भी छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस होने के बावजूद भी इसके कुछ नेचर ने कुछ नियम तो सेट करे होंगे ना, कुछ लॉस तो सेट किए होंगे ना।
किन लॉस को फॉलो करके ये हो रहा है? लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। एक वर्ड हम यूज करते हैं डीके, दूसरा वर्ड यूज करते हैं हम डिसइंटीग्रेशन। दोनों ही वर्ड हम यूज करते हैं और दोनों ही वर्ड प्रॉपर है रेडियो एक्टिविटी के लिए। दोनों ही वर्ड प्रॉपर है, डिसइंटीग्रेशन कह दो या रेडियो एक्टिव डीके कह दो। डीके या डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है, इनका मीनिंग होता है, दोनों ही वर्ड का मीनिंग होता है खत्म होना, धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, जब यूरेनियम में से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, या आप यहां सोचो कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया 2He4, अल्फा पार्टिकल निकल गया, बना क्या? Y बना, जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर 2 कम है, मास नंबर 4 कम है। तो इट इज अ न्यू एलिमेंट। अगर ये यूरेनियम था तो अब ये यूरेनियम नहीं रहा। क्यों? एलिमेंट एलिमेंट कौन डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बदलते ही एलिमेंट बदल गया। तो आप ये सोचिए, आप देखिए कि जब आपने दही बना ली, जब आपने दही बना ली, मट्ठा बना लिया, तो दूध क्या हुआ? दूध तो खत्म हो गया भाई, दूध तो डिके हो गया, कुछ और बन गया। तो हम इसे डिके ही बोलते हैं, डिके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहता अदर एलिमेंट में। जो कन्वर्ट हो गया वो तो खत्म हो गया ना। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहलाता है, रेडियो एक्टिव डीके कहलाता है ये। तो इसके कुछ लॉज हैं, नेचर ने इसके कुछ लॉज रखे हैं। सबसे पहला लॉ तो वही है जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या? इट इज अ सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ सस्टेन्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेल्फ सस्टेन्ड है, इसे ना आप माचिस की तीली लगा के इसे शुरुआत करनी है आपको, ना खत्म कर सकते हैं, ना शुरुआत कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं इसे। अपने आप होते रहने वाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, प्रेशर टेम्परेचर ये वो एला वेला कहीं किसी से मतलब नहीं है। ये समझिए, आप ध्यान से समझिएगा। यूरेनियम है, अगर यूरेनियम आपका प्योर है, अगर आपका प्योर यूरेनियम है, तो भी इसके अंदर से रेडियो एक्टिव एमिशन निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा रेज इसमें से निकल रही है। लेकिन अगर आपने इसे मिला लिया, मिला लिया किसी के साथ, यूरेनियम क्लोराइड बना दिया, या इसको जला दिया आपने, जला देने के बाद में क्या बन गया? यूरेनियम ऑक्साइड बन गया। यूरेनियम ऑक्साइड बन गया, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए मैं जबरदस्ती फॉर्मूले लिख रहा हूँ, गलत हो सकते हैं ये फॉर्मूले। तो यूरेनियम ऑक्साइड बन गया, क्लोराइड बन गया, सल्फेट बना दिया, कुछ भी कर लिया आपने। तो अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो भी इसके अंदर से ये रेडिएशन अल्फा बीटा निकलता रहेगा, क्लोराइड की फॉर्म में है तो भी इसके अंदर से ये अल्फा बीटा गामा रेज निकलती ही रहेंगी। इसे किसी भी तरह नहीं रोका जा सकता, ना किसी केमिकल कॉम्बिनेशन से, ना किसी फिजिकल कॉम्बिनेशन से। कोई असर नहीं होता न्यूक्लियस के ऊपर हमारे केमिकल या फिजिकल प्रोसेसेस का। सेकंड क्या है? सेकंड लॉ क्या है? ओनली वन पार्टिकल, ओनली वन पार्टिकल एट ए टाइम, एक टाइम में केवल एक पार्टिकल। किसी भी न्यूक्लियस से, किसी भी न्यूक्लियस से या तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा या बीटा पार्टिकल निकल रहा होगा, और इन दोनों के साथ में गामा पार्टिकल निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, दोनों ही बातें गामा पार्टिकल की। अगर एनर्जी चेंज होनी है, न्यूक्लियस को अपनी एनर्जी चेंज करनी है, तो गामा पार्टिकल एमिट होगा, नहीं चेंज करनी तो नहीं होगा एमिट। अक्सर एमिट होता है गामा पार्टिकल। तो अल्फा सर बाई साथ बीटा। में थोड़ी होएगा। अगर हाँ, गामा निकल रहा है, गामा निकलेगा तो अल्फा के बाद में ही निकलेगा, अल्फा या बीटा के। हाँ, अल्फा या बीटा के बाद ही निकलेगा, वो बात सही है कि अल्फा या बीटा के बाद निकलेगा। एक्चुअली बाद भी नहीं निकलता, अल्फा और बीटा के साथ ही निकल जाता है ये भी। अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो फिर अल्फा के बिल्कुल साथ साथ ही निकल जाएगा क्या? गामा पार्टिकल भी। लेकिन अल्फा और बीटा पार्टिकल ये एक टाइम पर एक ही पार्टिकल निकलेगा किसी भी न्यूक्लियस में से, एक साथ दोनों पार्टिकल नहीं निकलते। तो फिर हमें क्यों मिलता है? भाई एक यूरेनियम का पीस आप ले लो,
एक यूरेनियम का पीस लो, हेनरी बेकुलर ने जैसे किया था कि उन्होंने यूरेनियम का पीस लिया। एक एक बात और याद रखना कि जितने भी मटेरियल हो ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल, इन सबको लेड कंटेनर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि लेड को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ये जो रेडिएशन निकलते हैं ये लेड को मुश्किल से पेनिट्रेट कर पाते हैं, तो इसलिए लेड के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ आपने लेड कंटेनर के अंदर एक यूरेनियम का पीस रख लिया, यूरेनियम, और आपको क्या मिला, आपने यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगा दी, पता क्या चला, कुछ पार्ट यहाँ घूम रहे हैं, कुछ यहाँ घूम रही है, कुछ सीधी निकल के जा रही है। ये कौन सी है, जो पॉजिटिव की तरफ घूम रही है, बीटा रेड, ये कौन सी, ये अल्फा है, और ये क्या है, गामा है। तो अगर एक साथ नहीं निकलते, अगर अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकल सकते, तो हमें एक साथ अल्फा बीटा रेस कैसे मिल जाती, अल्फा बीटा पार्टिकल कैसे मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक पार्टिकल, एक न्यूक्लियस से एक टाइम पर एक पार्टिकल एमिट होगा, वन पार्टिकल एट ए टाइम फ्रॉम वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से। लेकिन अगर आपके पास एक यूरेनियम का पीस है, तो उसमें तो लाखों करोड़ों न्यूक्लियस है। तो उन करोड़ों न्यूक्लियस का इफेक्ट ये बनता है, उन करोड़ों अरबों न्यूक्लियस का इफेक्ट ये बनता है कि किसी में से अल्फा निकल रहा है, तो किसी में से उसी टाइम बीटा निकल रहा है, किसी में से गामा निकल रहा है, तो आपको एक साथ तीनों रेडिएशन मिल जाएंगे, चाहे आप बिल्कुल एक रेत के कण के बराबर आप यूरेनियम का पीस ले लें या रेडियो एक्टिव मटेरियल का पीस ले लें, उसमें लाखों करोड़ों एटम्स हैं, उनमें से कभी कोई एटम अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, तो कोई बीटा निकाल रहा है, कोई गामा निकाल रहा है, आपको क्या मिला, आपको सारे के सारे एक साथ मिल गए। लेकिन किसी एक न्यूक्लियस में से एक टाइम पर केवल एक ही पार्टिकल एमिट होगा और कुछ भी एमिट नहीं होगा। थर्ड लॉ क्या है इसका, थर्ड लॉ वही जो हम आपने डिस्कस किया, क्या, गामा इज एमिटेड आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा पार्टिकल, अल्फा या बीटा पार्टिकल के बाद में होगा ये, किसके लिए, टू ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन एनर्जी लेवल। जैसे एनर्जी लेवल हमने पढ़े थे ना उसके, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में ये होता है, ये होता है, ऐसे ही एनर्जी लेवल होते हैं न्यूक्लियस के, जो अभी हमारे स्कोप के बाहर है। तो जब अल्फा बीटा कोई निकलता है तो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, उस एनर्जी लेवल को वापस मेंटेन करने के लिए एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, किसकी फॉर्म में, गामा फोटोन की फॉर्म में। अब चौथा लॉ जो एक्चुअली मैथमेटिकल है, जो एक्चुअली मैथमेटिकल सर है, हाँ बोलिए। सर अगर मास कम हो गया तो एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी? एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी अगर मास कम हो गया, एनर्जी, मास, मास एक्चुअली मास से मतलब ही नहीं है एनर्जी का, एनर्जी का आपने सीधे सीधे पढ़ा था क्या, कि एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन, ये शेल है, शेल है, अब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे वाले शेल पर ला रहा है, तो अपने अंदर से क्या निकालेगा, फोटोन निकालेगा। यस सर। मास में कोई चेंज हुआ क्या है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मास में, लेकिन एनर्जी लेवल्स में चेंज हो गया, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, लेस निगेटिव से मोर निगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी निकाल देगा। तो ऐसे ही जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा या बीटा निकलता है, तो बचा हुआ जो न्यूक्लियस है, बचा हुआ जो न्यूक्लियस है, वो ज्यादा निगेटिव एनर्जी पर पहुंच जाता है, ज्यादा निगेटिव एनर्जी को वापस लाने के लिए, मतलब लेस निगेटिव हो जाती है एनर्जी, इसे वापस मोर निगेटिव लाने के लिए अपने अंदर से गामा पार्टिकल निकाल देता है। ऐसा नहीं है कि गामा पार्टिकल मास में चेंज होने से निकल रहा है, मास में चेंज होने से नहीं निकल रहा पार्टिकल, बिल्कुल वही वही स्थिति है जैसे कि यहाँ होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, कि मास का कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी का लेवल चेंज हो रहा है। उस लेवल चेंज के प्रोसेस में या तो फोटोन निकलता है या फोटोन एब्जॉर्ब होता है, न्यूक्लियस भी फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूक्लियस भी कर लेता है एब्जॉर्ब। अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी लेवल पर है, यहाँ है, आपने इसे बाहर से एनर्जी ले दे दी, आपने छोड़ के ऊपर चला गया, तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट हुआ ना, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, ऐसी न्यूक्लियस भी कर लेता है। लेकिन किन कंडीशंस में करता है, वो कंडीशन इसके लिए अलग है, उसके न्यूक्लियस के लिए अलग अलग है। तो मास से मत सोचिए आप इसे कि मास कम हो गया तो एनर्जी कम कैसे हो जाएगी। आप आपके माइंड में आ रहा है वो E इक्वल्स mc स्क्वायर, कि जी मास कम हो गया तो एनर्जी तो कम होनी चाहिए, ना ना ना,
मास का कन्वर्जन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर। मास का बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल में मास का कन्वर्जन होता तो है, वो बहुत हल्का कन्वर्जन है, वही एक्चुअली वही जो लेस डिक्रीज हुआ मास का, वही एनर्जी की फॉर्म में गामा फोटोन की फॉर्म में हमें मिलता है, जो अपियर होता है इन द चेंज इन एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिकली। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं किसी दूसरे की फॉर्म में, उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपने अपना एक ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ये क्या है? रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव स्पीसीज है कोई ये, ठीक है। आपने अपना टाइम 0 स्टार्ट किया, एट टाइम इक्वल्स 0। आपने देखा कि इस पूरी स्पीसीज में, इस पूरे मटेरियल के अंदर एट टाइम 0 नंबर ऑफ एटम्स n नॉट है। कितने? n नॉट फॉर फॉर अ सिंगल स्पीसीज। ये भी बड़ा कंफ्यूजन है कि सिंगल स्पीसीज की हम बात क्यों कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर आपने एक यूरेनियम 92 235 का पीस ले लिया, तो ये आपकी गलती, आपका भूल हो जाएगी कि आपके हाथ में यूरेनियम 92 235 का पीस है। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है लगातार अंदर ही अंदर। तो कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल कभी भी प्योर स्टेट में नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक आप उसे प्योर स्टेट में बनाओगे, उसमें से अल्फा बीटा पार्टिकल निकल कर कोई और नया एलिमेंट उसके अंदर बन जाएगा। तो हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं उस मटेरियल के अंदर। यूरेनियम 92 235 है, उसके अंदर ठीक है दूसरी चीजें ही बन रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल यूरेनियम 92 235 की। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल फॉर ए सिंगल स्पीड, टाइम 0 पर नंबर ऑफ एटम्स है एन नॉट, एट टाइम इक्वल्स टी नंबर ऑफ एटम्स एन। ओके, एट टाइम टी प्लस डी टी, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के बाद नंबर ऑफ एटम घट जाएंगे, एन माइनस डी एन हो जाएंगे। थोड़े से नंबर ऑफ एटम घट जाएंगे ना, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, कुछ कुछ यूरेनियम के कुछ एटम किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो यूरेनियम के तो खत्म हो गए ना, दूसरे एटम बन गए, किसी और एलिमेंट के न्यूक्लियस बन गए, लेकिन यूरेनियम के तो खत्म हो गए। यूरेनियम के कितने बचे? एन माइनस डी एन। तो यहाँ डी एन क्या है? डी एन है नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड इन स्मॉल टाइम dt। स्मॉल टाइम dt में जितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए वो कहलाए जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड इन स्मॉल टाइम dt कितना है? dn है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड कितना होगा? इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे क्या? इसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या वर्ड यूज करेंगे हम डीके। रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे इससे आर से, ठीक है। तो कितना होगा बताओ? कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो गए? डीएन एटम डिसइंटीग्रेट हो गए। कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो गए? डीटी पे डिसइंटीग्रेट हो गए। तो पर सेकंड कितने होंगे? डीएन बाय डीटी। बस थोड़ा सा एक चेंज यहाँ लगाना है, माइनस लगा देना आपको। माइनस, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है क्या? फॉल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, जो प्रेजेंट एटम्स हैं वो खत्म होते चले जाएंगे।
तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर है चौथा चौथा लॉ। अभी तो हम सिर्फ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन समझ रहे हैं, लेकिन फोर्थ लॉ अभी हमने नहीं समझा क्या है। फोर्थ लॉ क्या कहता है? फोर्थ लॉ है क्या? रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms present at that time। उस टाइम पर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। ध्यान दीजिए, फिर से देखिएगा। टाइम जीरो पर जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर ए सिंगल स्पीसीज इज एन नॉट। टाइम टी जब हो गया तो फिर कितने एटम्स बचे हैं? एन एटम्स बचे हैं। ऑब्वियसली एन इज लेस देन एन नॉट, एन इज लेस देन एन नॉट, क्योंकि कुछ एटम डिसइंटीग्रेट हो गए। अब इस टी टाइम से बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डी टी के बाद में कितने एटम बचे? डी माइनस डी एन। तो डी टी टाइम में कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो गए? डी एन। जबकि डी टी टाइम बहुत छोटा है, डी टी कितना, वही लिमिट टेंस टू जीरो, डी एन लिमिट टेंस टू जीरो। तो टाइम टी पर, एट टाइम टी पर कितने मौजूद हैं एटम? एन एटम मौजूद है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर which is equals to dn by dt is directly proportional to n। n is the number of atom present at time t। जिस टाइम t पर आप ये डिसइंटीग्रेशन ऑब्जर्व कर रहे हो उस टाइम पर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स हैं ये। ठीक है, तो अब क्या 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 हुआ? हुआ ये कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। और फिर इसे जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लेना होगा हमें? हमें एक कांस्टेंट लेना होगा, और यहां वो कांस्टेंट लिखा जाता है लैम्डा। हेयर लैम्डा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट या दूसरा वर्ड क्या? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां तक की बात समझ आई? ये टाइम जीरो वो टाइम जब आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, आपने देखना शुरू करा कि आपकी स्पीसीज के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने हैं? एन नॉट है। उसके बाद ये टाइम टी है, टाइम टी पर कितने? एन है। अब ये जो टाइम टी है, ये टाइम टी शॉर्ट टाइम होना जरूरी नहीं है। ये टाइम टी आपका 10-20 सेकंड भी हो सकता है, 2-4 सेकंड भी हो सकता है, 2-4 घंटे, दिन, महीने या सालों भी हो सकता है। टाइम जीरो से टाइम टी तक का जो ये टाइम टी है इसका शॉर्ट होना जरूरी है। लेकिन फिर जब आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं तो फिर इस टाइम टी से बहुत शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन डी टी के बाद आपने देखा कितने रह गए आपके पास एटम? एन माइनस डी एन रह गए। मतलब डी एन एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए। कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो गए? डी टी टाइम में डिसइंटीग्रेट हो गए। डी टी इज वेरी स्मॉल, लेकिन जीरो से टाइम टी तक ये टाइम टी स्मॉल होना जरूरी नहीं है, डी टी स्मॉल है। और जब स्मॉल टाइम है तो डीएन भी स्मॉल नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड है। इसलिए रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? डीएन बाय डी। और ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जितने ज्यादा मटेरियल के एटम्स आपके पास हैं बचे हुए। सीधी सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। वही तो रिएक्शन है, कोई कोई ये नई बात थोड़ी ना है। तो नेचर में आप 1 चम्मच गुड़ डाल दीजिए अपनी अपने दूध में, हल्का मीठा होगा। 4 चम्मच डाल दीजिए, तेज मीठा हो जाएगा। तो सीधी बात है कि जितने ज्यादा एटम होंगे, अगर आपके पास यूरेनियम का पीस, अगर आपके पास एक यूरेनियम का पीस है, यूरेनियम का पीस आपके पास 10 ग्राम का है, तो इसमें से अल्फा बीटा निकल रहे होंगे। किसी के पास 1 किलो है यूरेनियम, तो सीधी बात है इसमें अल्फा बीटा पार्टिकल ज्यादा निकल रहे होंगे ना। जब ज्यादा निकल रहे होंगे तो फिर तेजी के साथ ये वाला यूरेनियम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा होगा। तो सीधी सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस इंस्टेंट पर जितने एटम प्रेजेंट है, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ज्यादा तेजी के साथ वो डीके भी हो रहे होंगे। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट लगाना पड़ता है। हियर
लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये लैम्डा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये लैम्डा डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मटेरियल। यानी किस मटेरियल के लिए, आप यूरेनियम के लिए कुछ और है लैम्डा की वैल्यू, पोलोनियम के लिए कुछ और है, नेपच्यूनियम के लिए कुछ और है, फ्रांसियम के लिए कुछ और है, सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए बहुत बड़ी है, किसी के लिए बहुत छोटी है, डिपेंड करता है कि कौन कितनी तेजी के साथ डिसइंटीग्रेट होने वाला है।